क्यों किया, मतलब यही टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि थोड़े दिनों पहले, बिफोर अ फ्यू वीक्स, देयर वाज अ there was a raid at the client's place, at my client's place. वो सुबह 5 बजे, वो सांझ को 5 बजे शुरू हुई थी, और मुझे शाम को 11 बजे मुझे बुलाया गया। तो मुझे लगा कि ये इतनी देर क्यों हुई। फिर बाद में मैं जब वहां पर गया तो देयर वाज अ मैस, मतलब जो भी उससे कहना था नहीं कहना था वो सब उसने बोल दिया। बाकी जो भी मतलब इनकम टैक्स वालों ने जितना भी उसे चाहिए था वो सारे उसके पास से डिटेल्स ले ली थी। So we are not in support of tax evasion. Never. We never guide you, or we never suggest any, never advise on that topic. But technically कितने भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर आप जान लीजिए तो आपको अपने राइट्स अगर पता हो तो वहाँ पर आप साइकोलॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर आपको आपके राइट्स पता है तो उसके साथ डील करने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इनकम टैक्स वाले तो अपने आप ही वो कुछ करके ही आएंगे, वो पूरी तैयारी करके आएंगे। तो आप है कि आप तो मतलब ऐसे ही एक कुछ सो रहे होते और आपको ऑल ऑफ ए सडन आप इस स्टेज में आ रहे हैं। तो बेटर कि यू शुड प्रिपेयर्ड, यू शुड मेंटली प्रिपेयर्ड। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे अपने क्लाइंट्स और अपने फ्रेंड्स को इस बारे में मुझे अवेयर करना चाहिए। फॉर दैट पर्पस ओनली वी हैव स्टार्टेड दिस वेबिनार। Friends, without wasting time, I would like to share my presentation. Yes, friends, the जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, दैट इज द वन, ये सारा मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अंडर में आता है। सीबीडीटी आपने काफी बार ये नाम सुना होगा। उसके नीचे मतलब इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है इसके नीचे भी काफी सारे डिविजन्स है, पर उसमें से हमारे लिए ये पॉइंट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने एक सॉर्ट आउट किए हैं। असेसमेंट डिवीजन है, उसका इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है, उसका इंटेलिजेंट एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है, उसके सिस्टम डिवीजन है, और रिकवरी डिवीजन है। डेफिनेटली इसके अंदर हम जाएंगे अभी आगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये पता होता है कि इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो मतलब हाउ दे प्रिपेयर्ड, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब कैसे इकट्ठा करते हैं, अगर वो हमें मालूम है तो then and then only we can avoid the search। हमें अवॉइड इस तरह से करना है। तो हम पहले देखते हैं कि उसके पास सोर्सेज क्या है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके असेसमेंट विंग हो गई। तो असेसमेंट विंग मतलब जैसे म्यूनिसिपैलिटी में एक सबके वार्ड्स रहते हैं, वैसे ही इनकम टैक्स में सबके वार्ड्स रहते हैं। तो इनकम टैक्स में जो भी वार्ड्स रहते हैं उसमें एक उसके असेसिंग ऑफिसर होते हैं, उसका जुरिडिक्शन ऑफिसर होता है। वो क्या करते हैं कि वो जैसे अब तक तो उसके पास सारे पावर थे, उसके रिटर्न्स वहीं पर फाइल होते थे, उसके पास रिफंड्स के पावर्स थे, उसके पास रिटर्न के पास स्क्रूटिनी के पावर्स थे, ये सारे पावर्स उसके पास थे। बट जैसे जैसे ये कंप्यूटराइजेशन बढ़ता गया तो और सभी राइट्स उसके पास से धीरे धीरे से डिवाइड होते गए। अब पर फिर भी हम कहेंगे कि जैसे सर्च के मामले में असेसिंग ऑफिसर इज the main who is the initiator of any of the search। तो असेसिंग ऑफिसर हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसे डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, वो जैसे उसके पास में 50,000 या 1 लाख जैसे एसएससीज है उसके पास में, उसके जुरिडिक्शन में। तो वो क्या करते हैं कि उसमें से एबीसी एनालिसिस करते हैं। एबीसी एनालिसिस के बाद उस पर
जो भी ए ग्रेड के जो भी क्लाइंट है उसके पास एसएससी है उसका वो ट्रैकिंग करते हैं, उसकी रिटर्न की हिस्ट्री देखते हैं। फिर बाद में वो डिसाइड करते हैं कि इसमें से मुझे और भी फिल्टर करके उसमें से कितने के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। वो क्या करते हैं कि वो मार्केट में घुमा करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन काफी लेते हैं, वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, और काफी जैसे टॉक ऑफ द टाउन होते हैं तो वो उसे भी सब मालूम रहता है कि उसके जुरिडिक्शन में कौन लोग क्या करते हैं, कौन लोग कैसी इंडस्ट्रीज करते हैं, इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेंट है, तो वो सब का वो उसे सब मालूम रहता है। तो उसके बेस पर वो एक फिल्टर करते हैं कि मुझे इतने लोगों को ट्रैक करना है। फिर वो ये करते हैं कि उसकी रिटर्न की हिस्ट्री देखते हैं, उसके रिफंड्स की हिस्ट्री देखते हैं, फिर उसके टीडीएस की हिस्ट्री देखते हैं, रिटर्न कब फाइल करते हैं, नोटिस के जवाब कैसे देते हैं, स्क्रूटिनी का जवाब कैसे देते हैं, ये सारा वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके ट्रैकिंग करते हैं। उसके बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे इसमें से इतने इतने को मुझे फॉलो करना है। फिर वो उसके बाद वाली रेकी शुरू करते हैं। जैसे उसे लगता है कि हाँ अभी रियल एस्टेट में तेजी है, वहां से ब्लैक मनी आ रहे हैं, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है तो उसे सब मालूम है। तो वो पता चलता है कि अभी जैसे रियल एस्टेट में अच्छा माहौल है तो उसके जितने भी एसएससी से उसके पीछे जाएंगे। वो क्या करते हैं कि जैसे उसके पूरी रेकी करते हैं, उसकी पूरी प्रोफाइल निकालते हैं, मार्केट में से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वो खुद हर जगह पर चाहते हैं, जितने भी बिजनेस प्लेसेस है, जितने भी उसके प्रॉपर्टीज है, वो सारी वो डिटेल्स वो निकालते हैं। फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो खुद भी बिजनेस प्लेस में एज ए कस्टमर जाते हैं और डिटेल्स निकलवाते हैं। व्हाट्सएप वगैरह करके भी कुछ कुछ डिटेल्स लेते हैं, फोन करते हैं, फोन ट्रेसिंग भी कुछ कुछ किस्सों में करते हैं। हालांकि फोन ट्रेसिंग इन इन कोर्ट ऑफ एज एन एविडेंस वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो लीगल नहीं है, पर फिर भी वो करते हैं। और एक जब हम हमारे पास वो रेट में आते हैं, वो तो सारा डिटेल्स वो सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं ताकि हमारे ऊपर वो दबाव बना सके। तो ये भी एक पार्ट है, आपको ध्यान रखना है कि आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा कोई आ जाता है तो आपको अलर्ट रहना है कि क्या आपके ऊपर भी कोई रेकी हो रही है, तो ये आपको देखना होगा। उसके बाद में आता है इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग। तो ये अब सबसे अहमियत वाली विंग हो गई है, सबसे बड़ी उसके ये डिवीजन हो गया है। क्योंकि अब तक ये क्या था कि जैसे हम सब मैनुअल काम कर रहे थे, पर अब इनकम टैक्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो वो काफी सारे लोगों के पास से वो इनपुट्स लेते हैं, एसएफटी हम कहेंगे। तो जैसे कि बैंक के पास से मोर देन 10 लाख सेविंग बैंक में डिपॉजिट हुई, तो वो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। करंट अकाउंट में मोर देन 50 लाख की डिपॉजिट या विड्रॉल हुई, तो वहां से वो डिटेल्स देते हैं। जो अपने रजिस्ट्रार है उसके पास से 30 लाख से ज्यादा वाले जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसकी डिटेल्स वो निकालते हैं। जिसने भी जहां पर भी पैन नंबर नहीं दिया है तो उसकी भी डिटेल्स वो निकलवाते हैं। काफी काफी बार हम लोग ये टेम्पटेड हो जाते हैं कि यहाँ पर हम पैन नंबर ना दे और वहां पर हम सिर्फ ये फॉर्म नंबर 61 साइन करके चले जाए, तो वो टेम्पटेशन नहीं करना है हमें। और जितने भी अपनी प्रॉपर्टी से आप खास ख्याल में रखिए कि वो हमें दिखा के रखनी है, क्योंकि अब ये नहीं चलता कि हम नहीं दिखाएंगे तो किसी को क्या खबर पड़ेगी। तो ऐसे वो डिटेल्स निकलवाते हैं। जैसे शेयर बाजार, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं पर भी हमने 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सारी डिटेल्स इनकम टैक्स के पास जाती है। तो अब क्या हो गया कि उसके पास एक एसएससी का पान नंबर डालने से उसकी वर्चुअल बैलेंस शीट उसके पास आ जाती है। अब आपने आईटी रिटर्न में जितना भी नहीं शो किया है, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर की मदद से वो ट्रेस करते हैं कि ये डिटेल्स इसने दिखाई है या नहीं दिखाई है। तो अल्टीमेटली अगर जिसमें भी डिफरेंस आ रहे हैं, तो वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो असेसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसमें भी डिफरेंस आया तो वो सब में रेड आ जाएगी। नहीं, उसके ऊपर भी असेसिंग ऑफिसर अपनी सेंस लगाएंगे काम पर, और जितने भी मतलब लेवल रहेगा कि ये यहाँ पर टैक्स चोरी इतने की संभावना है, तो ही वो रेड के ऊपर जाएंगे। बाकी को नोटिस दो के बुलाएंगे और ट्रांजैक्शन के हिसाब मांगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके ऊपर जैसे अभी सोशल मीडिया पर भी वो इंटेलिजेंस एंड सीआई वाले ट्रैक कर रहे हैं,
तो अगर आप फॉरेन जाते हैं, वहाँ के पिक्स अपलोड करते हैं, तो उसके पास ये भी डिटेल्स आती है। फिर ऐसी इसीलिए उसने रिटर्न में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आईटी रिटर्न्स में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। जैसे आपके अगर आपने वो पूछते हैं कि अगर आपने फॉरेन विजिट की है तो आप अपना पासपोर्ट नंबर डालिए, तो मतलब इस तरह से वो ट्रैक करते हैं कि अब ये दिखा रहा है या नहीं दिखा रहे। तो मतलब ये आपके लिए एक एडवाइस है कि आप बिल्कुल ही जो भी खर्चे भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसमें दिखा के रखिए, क्योंकि कोई भी जितने भी बड़े खर्चे वाले हैं वो सब आपके ऊपर ट्रैक किए जा रहे हैं। तो प्लीज माइंड इट। अदर सोर्सेस है, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे जीएसटी ने कहीं पर रेड कर दी तो वो अपनी पूरी डिटेल शेयर करते हैं इनकम टैक्स के साथ। वैसे ही जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुलिस रास्ते पर काफी बार किसी किसी को पकड़ती कि आपके पास ये केस कहाँ से आए, ये गोल्ड कहाँ से आए। हमारे काफी फ्रेंड्स यहाँ पर गोल्ड से रिलेटेड है, तो उसको भी ये ज्ञात होगा कि ये सारे वो डिटेल जब पुलिस लेती है तो फिर वो भी इनकम टैक्स के साथ शेयर करती है, ताकि उसकी ओनरशिप और इनकम टैक्स में वो दिखाया कि नहीं वो चेक कर सके। तो फ्रेंड्स वो भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, वो सारे के सारे जब भी वो कहीं पर भी रेड करते हैं उसमें अगर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स अफेयर्स रहता है तो वो सारी डिटेल्स वो इनकम टैक्स के साथ शेयर करते हैं। उसके जो भी जुरिडिक्शन ऑफिसर रहते हैं वो फिर बाद में उसको ट्रैक करते हैं और जितने भी जरूरत पड़ेगी तो वो उसके ऊपर रेड भी कैरी ऑन करते हैं। तो ये एक और बात हो गई। फिर प्राइवेट सोर्सेज, जैसे अपने अपने ही कोई एम्प्लॉय, अपने अकाउंटेंट, अपने सीए या कोई भी वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर इनकम टैक्स में जाके शेयर करते हैं। और काफी दफा ये होता है कि ये लोग ये उसकी सारी बातें सुनते हैं बेनामी, मतलब विदाउट एनी नेम भी वो लोग लेटर्स काफी लोग लिखते हैं। पर हाँ, एक असेसिंग ऑफिसर जो वहाँ पर रहता है या जिस इन्वेस्टिगेशन में अगर वो लेटर गए हैं या फिर किसी ने इंफॉर्मेशन शेयर की है तो वो पहले पूरी डिटेल चेक करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला और दूसरे दिन हमारे घर पर आ गए या बिजनेस प्लेस पर आ गए, ऐसा नहीं होता है। वो काफी चेक करते हैं अपने एंड से भी कि ये क्या ओके इंफॉर्मेशन सही है जो भी मेरे पास आई है। तो मतलब विदाउट ओके एनी, हाँ ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे दूसरे दिन हमारे पास चले आएंगे, ऐसा नहीं। तो उसकी एक जिम्मेवारी होती है कि उसकी करेक्टनेस वो अपने ओर से अपने एंड पर चेक कर ले। तो वेरीफाई करते हैं। जी वेरीफाई डेफिनेटली करते हैं। और काफी मतलब सिर्फ यही नहीं, फिर उसके ऊपर वो पूरी रेकी करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि वो टारगेट डिसाइड करके फिर रेकी करते हैं, फिर बाद में आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ऑल ऑफ अ सडन किसी ने बताया और दूसरे दिन आ जाएंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप ऐसा मत समझिए, अब तो वो काफी स्मार्ट हो चुके हैं। और काफी वो लोग क्या करते हैं कि जैसे होमवर्क करके आते हैं, फिर हमारे यहाँ पर ऐसे जी आके मतलब ऐसे दम से आके बैठ जाते, ऐसा नहीं होता है। यस सर। ओके ओके सर ओके और सर इन्वेस्टिगेशन विंग तो ये सारे लोगों के पास से डिटेल्स कंपाइल करती है। इन्वेस्टिगेशन विंग मतलब जो भी रेड होती है वो रेड लीड इन्वेस्टिगेशन विंग करते हैं, मतलब ये रेड के हीरो इन्वेस्टिगेशन विंग रहता है। वो क्या करते हैं, ये सारे लोगों के पास से डिटेल्स इकट्ठा जी करते हैं। अदर सोर्स में बीच में बताना भूल गया, अदर सोर्सेज मैंने मतलब जो भी सर्वे रहते हैं, जो असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि यहाँ पर सर्च की जरूरत नहीं है तो वो उससे छोटा वाला एक स्टेज होता है सर्वे का, तो वो सर्वे करते हैं। जी पर ड्यूरिंग सर्वे उसे ये लगता है कि मुझे इसको रेड में कन्वर्ट करना है तो वो रेड में कन्वर्ट कर जी लेते हैं। तो एट दैट टाइम जी सर उसे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, पर वो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज करके इसमें कर लेते हैं। तो वो एक सोर्स है रेड आने का। तो इन्वेस्टिगेशन विंग के बारे में मैं बता रहा था कि वो इतना पावरफुल है। वो ये सब के पास से डिटेल्स लेते हैं, काफी कुछ और भी आउटसाइडर्स के पास से भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो ये सारी कंपाइल करते हैं। फिर वो टारगेट, जैसे सभी ने रिपोर्ट दिया तो वो टारगेट डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर जाना है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसकी किस किस प्लेस पर हमें जाना है। एंड फाइनली दे डिसाइड द टीम। उसमें असेसिंग ऑफिसर भी रहेगा और भी काफी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जितनी बड़ी जी सर मतलब हाँ, जितनी बड़ी पार्टी उतना बड़े वो टीम लेके जाते हैं। काफी काफी बार हमने देखे हैं कि 100 150 लोगों की पार्टी एक ही एसएससी के लिए निकलती है। और भी एक है कि अगर उसे सेंसिटिव लगता ओके है तो वो जैसे राजकोट में रेड हो रही है तो अहमदाबाद से आदमी लोगों को बुला रहेंगे।
अहमदाबाद में हो रही है तो दूसरी जगह से बुला लेंगे, ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए यहाँ पर। और भी है कि जैसे हम लोग तो आईटी वालों से शेयरिंग करते रहते हैं, तो वो हमसे बताते रहते हैं कि जहाँ पर पीरियड रहती है उसे पता नहीं चलता है, टिल दैट टाइम वहां पर हम पहुंचे नहीं तब तक हमें बताया नहीं जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन विंग ओके इतना सर। कॉन्फिडेंशियल ये पूरा हैंडल करती है। तो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ सर। अब हम देखेंगे कि कौन कर सकता है, मतलब रेड कौन कर सकता है। तो रेड कमिश्नर और उसके हायर अथॉरिटी और नॉर्मली डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जो इन्वेस्टिगेशन वाले डायरेक्टर रहते हैं वही रेड हैंडल करते हैं। वो ऑथोराइज करते हैं उसके नीचे वाले, जैसे अप टू इनकम टैक्स ऑफिसर तक वो ऑथोराइज करते हैं। तो जो भी वो ऑथराइज करते हैं उसे ऑथराइज ऑफिसर कहते हैं। मतलब हमारे पास खुद डीआईटी नॉर्मल के लिए नहीं आ जाते, जो भी ऑथराइज ऑफिसर होता है वही आते हैं। तो हम पूरे स्लाइड में एओ या ऑथराइज ऑफिसर के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या पावर्स है वगैरह, हम आगे देखते हैं। ये कब ओके सर। होता है ओके कि सर। किन सर्कमस्टेंसेस में रेड आती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार वो सीधे रेड ही कर डालते हैं। काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो नोटिस भेजते हैं, जैसे स्क्रूटिनी की नोटिस होती है या फिर समन्स भेजते हैं। अगर इफ वी आर नॉट उसको हम रिप्लाई नहीं करते हैं, उसका हम जवाब नहीं देते हैं, तो फिर उसे लगता है कि ये हमें पूरी नहीं करेगा, तो वो एट दैट टाइम वो रेड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा भी है कि ओके सर। काफी काफी बार उसे लगता है कि इसके पास अनडिस्क्लोज इनकम है काफी, और अगर मैं उसे नोटिस देता हूँ तो भी वो नहीं आएगा अगर उसे ये लगता है। तो इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रीजन टू बिलीव, अगर उसे रीजन टू बिलीव है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से मुझे लगता है कि ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं देगा, अगर मैं नोटिस दूंगा तो वो शायद अपने सारे कागजात छुपा देंगे या हमें दिखाएंगे नहीं प्रॉपरली, तो वो डायरेक्ट रेड कर सकता है। आगे हम देखते हैं। तो मतलब ये हो गया बिफोर सर्च वाला पार्ट, कि मतलब हम अवॉइड कैसे करें सर्च को। अवॉइड इन दैट सेंस लीगली, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस रहेगी कि डू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम ऑन टाइम, क्योंकि ये टाइम सर नहीं फाइल होना भी एक नेगेटिव लिस्ट में आता है। आंसर ईच एंड एवरी नोटिस, आपके पास जो भी नोटिस आते हैं तो उसके रिप्लाई जरूर कीजिए। अगर आपके पास आप टाइम लेना चाहते हैं तो टाइम भी लीजिए, पर आप रिप्लाई जरूर कीजिए। नेक्स्ट है कि कोऑपरेट विद द टाइम ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट। अगर आपके पास स्क्रूटिनी असेसमेंट चल रहा है तो उसका भी आप ठीक से जवाब दें, उसमें कोऑपरेट करें, जो भी बुक्स वगैरह मंगवाए आप दे। तो ये आपका एक पॉजिटिवनेस वहां पर बनता है, एक प्रोफाइल आपकी एक पॉजिटिव बनती है कि ये बंदे को हम जब भी जो भी हम उसे मांगेंगे वो इमीडिएटली रिप्लाई करेगा, ऐसा नहीं कि छुपा देगा। डू पे योर एडवांस टैक्स ऑन टाइम। आपका एडवांस टैक्स अगर आप टाइम पर नहीं हो तो आपने शायद देखा होगा इस मार्च महीने में काफी एडवांस टैक्स के बारे में उसके लिए काफी सर्वेस हुए हैं। तो ये वही बताते हैं कि अगर आप एडवांस टैक्स की लाइटली लेते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर सर्वे तो एटलीस्ट आ सकता है। चेक ओके योर सर। इंडस्ट्रीज मार्जिन वर्सेस योर, आपके और इंडस्ट्रीज के मार्जिन आप चेक करते रहिए, ताकि आप एटलीस्ट वो तो शो कीजिए, उसके साथ में शो कीजिए। चेक योर पास्ट रिकॉर्ड ऑफ ओके सर। जीपी एंड एमपी। तो ये आप अपने जीपी और एनपी इमीडिएटली एक साल में कुछ बताया, दूसरे साल में कुछ बताया, ऐसा नहीं। आप यू शुड बी कांस्टेंट। हाँ, हम समझते हैं कि बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होता है, पर नॉर्मली ये इतना बड़ा गैप नहीं होता जितना आप बुक्स में दिखाते हो। तो बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक टेंडेंसी हो गई है कि अगर हम 5 CR का हम टर्नओवर करते हैं तो भी 5 लाख दिखाते हैं, और 10 CR का करते हैं तो भी 5 लाख ही दिखाते हैं, या 5 के बजाय 7 दिखाते हैं। तो मतलब इफ यू हैव इंक्रीज इन द टर्नओवर, यू शुड साइमल्टेनियसली इंक्रीज योर टैक्स। तो ऐसा नहीं है कि आप ओके। मतलब आप अगर बढ़ते रहते हो तो आपका जीपीएनपी भी बढ़ता ही है, वो डेफिनेट है, तो आप उसके साथ रहिए। check your past ग्रेट records, ग्रेट सर। so each and every assets in the books। आप जो भी एसेट्स है, जो भी जितने भी इन्वेस्टमेंट है, काफी लोग को ये समझ में नहीं आता कि शेयर तो हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है या ज्वेलरी तो अपनी पर्सनल है, तो वो इसमें नहीं दिखाएंगे। तो बेटर इट शुड बी सोन इन द बुक्स। मैं आगे देखूंगा कि क्या क्या सेजर हो रहा है, क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो ईच जी एंड सर। एवरी एक्सपेंस इन द बुक्स, काफी एक्सपेंसेस जैसे हम फॉरेन गए तो हम ये दिखाते ही नहीं है। काफी जितने भी बड़े खर्चे हम पर्सनल लेवल पर करते हैं तो वो हम नहीं दिखाते हैं।
तो बेटर इट शुड बी शोन इन द बुक्स. टैक्स सेविंग इज अलाउड, मतलब ये सारी कहानी की एक ही सेंटेंस में आ जाती है कि आप टैक्स सेविंग करो, आप टैक्स की प्लानिंग करो, पर टैक्स इवेजन मत करो. प्लानिंग करो, हमारे जैसे दोस्त आपकी मदद के लिए बैठे, आप प्लानिंग कीजिए, आपने सीए से मिलिए, अपने टैक्स एडवाइजर से मिलिए, पर प्लानिंग कीजिए, पर इवेजन मत कीजिए. ग्रेट, अब ग्रेट. सबसे बड़ी बात है पावर ऑफ ऑथोराइज ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च. जैसे हमने बताया कि जो डीआईटी है वो एक ऑफिसर को ऑथोराइज करते हैं कि आप ये सर्वे लीड करो, तो वो क्या क्या कर सकता है ये आपके लिए जानना जरूरी है, और क्या नहीं कर सकता. तो वो एक एक हम पॉइंट वाइज ले लेते हैं. एंटर एंड सर्च, तो वो किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी व्हीकल में, किसी भी प्रीमाइसिस में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी अपने रेसिडेंस में वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं और उसकी पूरी सर्च ले सकते हैं. सर्च माने वहाँ पर पूरी छानबीन वो कर सकते हैं, किसी भी जगह वो देख सकते हैं. अब उसमें ये मैटर आती है कि क्या वो अपने अकाउंटेंट के यहाँ पर जा सकते हैं, क्या वो सीए के प्लेस में जा सकते हैं. तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं. अगर आपने ये बोला कि ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहाँ पर है, तो मतलब ये बेस ये बनता है कि आपकी अगर कोई बुक्स, आपकी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपके वैल्यूएबल्स, मतलब आपकी मनी, आपके ज्वेलरी, आपके कोई भी अदर वैल्यूएबल थिंग्स, अगर आप ये बोलेंगे कि ये यहाँ पर पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है, तो वो उस प्लेस पर भी जा सकते हैं और वहाँ की सर्च पूरी ले सकते हैं. तो बेटर इट इज एडवाइजेबल, आप ये ना कहें कि मेरे अकाउंटेंट के पास ही रहते हैं, आप ये बोलिए कि मैं अभी मंगवा देता हूँ, तो वो दे डोंट माइंड कि अगर आप यहाँ पर मंगवा देते तो दैट इज ऑल ओके. और ये भी एक सही बात है कि वो लोग पूरा होमवर्क करके आते हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा कि आप बताएंगे कि ये मेरे पास नहीं होता, ये यहाँ पर नहीं होता. उसको सब मालूम ही होता है. जैसे मैंने बताया कि एक वो 2-3 महीने से लेके 1 साल तक की मेहनत करके फिर बाद में आपके पास आते हैं, तो इट इज बेटर आप उसे ऐसे आंसर ना दीजिए जो कि सही नहीं है. मोर देन वन प्लेस दे विल गो, ईच एंड एवरी प्लेसेस. ऐसा नहीं कि आपके मेन प्लेस पर आ गए फिर अलग जगह पर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है. हर जगह पर वो जाएंगे, एक साथ जाएंगे. तो मतलब आप इसीलिए सोचिए कि इतनी बड़ी टीम वो इसीलिए निकालते हैं कि एक टीम वहां पर जाएगी, घर पे जाएगी, एक फैक्ट्री पे जाएगी, एक ऑफिस पे जाएगी, और सब जगह पर एक साथ में ही काम शुरू करेंगे. जुरिडिक्शन है कि नहीं, वो फिर एक बार उसने सर्च के वारंट लेके आ गए, फिर वो आपके जुरिडिक्शन का है या नहीं है वो आप नहीं कह सकते. फिर काफी बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने ये बोल दिया, चलो उसे ये प्लेस मालूम नहीं है कि ये सारे मैटर्स मेरे उस ऑफिस पर पड़े रहते हैं. अगर उसे मालूम नहीं है और हमने ये बताया कि उस प्लेस पर हमें जाना होगा, तो फिर वो सर्च वहां पर भी जा सकती है. उसके लिए उसे अलग से ऑथोराइजेशन चाहिए, पर वो इमीडिएटली वो अरेंज कर लेते हैं. तो मतलब जिस प्लेस का उसके पास वारंट कभी नहीं है, वो भी वो अरेंज करके आएंगे, पर वो जाएंगे जरूर. काफी बार हमें लगता है कि ये हम ये कह दें कि वो प्लेस लॉक ही रहेंगे, या उसकी चाबी गुम गई हो गई है, या फिर उस होगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है. अगर हम नहीं चाहते, जैसे आपके 2 ऑफिस है, आप एक ही ऑफिस पर बैठे रहे, आप दूसरे ऑफिस पर चाहते ही नहीं, वहां पर सर्च की पार्टी पहुंच गई है, वहां पर जो भी बंदा है उसके पास से वो सारी डिटेल्स निकलवाएगा. दे हैव पावर, वो डिटेल्स निकलवाएगा. जैसे वहां पर जितना भी उससे सस्पिशियस लगता है वो सारा सीज करके ले जाएगा. फिर आप उसके पीछे घूमते रहोगे. तो बेटर है कि आप वो जहाँ पर भी बुलाए आप जाइए. काफी लोग क्या करते हैं कि वो बाहर रहते हैं, जैसे उसे पता चलता है कि मेरे यहाँ पर रेड आई, और अगर वो बाहर है तो फिर वो घर पे नहीं जाते या वो जगह पर नहीं जाते. तो इट इज नॉट एडवाइजेबल. आप बाहर का कुछ जो भी अरेंज करना है वो अरेंज करके फिर बाद में वहां पर पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पर आपकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है. तो बेटर आप वहां पर हाजिर रहिए. काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं ये कह दूंगा कि मेरी प्रीमाइसिस बंद ही है वहां पर, और चाबी गुम गई है, तो उसके बाद का जो भी एक पावर है ब्रेक एंड ओपन. तो मतलब ऐसे जो ऑथोराइज ऑफिसर होता है वो कुछ भी, जैसे बिल्डिंग हो गई, रूम हो गया, विंडोज हो गई, लॉक है, लॉकर है, टेबल है, अलमारी है, कबोर्ड है, कुछ भी जो भी आपने बंद रखा है, अगर आप उसकी कीज आप उसे हैंड ओवर नहीं करते, तो दे कैन ओपन इट, दे कैन ब्रेक इट एंड ओपन इट. उसके पास पूरे पावर्स है.
जैसे आगे भी मैंने बताया, उसके पास वो भी पावर है कि वो जब सर्च करते हैं तो अगर उसे लगता है कि ये दीवार में कुछ छुपा है, या इस सोफा के अंदर में कुछ है, या एक इस ग्राउंड के अंदर आपने कुछ छुपाया है, तो दे ऑल हैव पावर कि वो सारे वो दीवार तोड़ दे, या सोफा तोड़ दे, या कबोर्ड तोड़ दे, या नीचे की जगह डीग कर ले। उसके पास पूरे पावर्स है। हाँ, उसके इंटेंशन सही होने चाहिए, ऐसे ही वो करते नहीं है। तो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए नहीं करेंगे, पर उसके पास पावर है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन रही होगी कि ये यहाँ पर कुछ है, तो वो वहां से निकालते हैं। कमिंग टू ब्रेक एंड ओपन, हाँ, वो कोई भी कार, कोई भी व्हीकल्स को उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। अदर देन फिजिकल लॉक, हम कहेंगे कि जहाँ पर भी हमने डिजिटल लॉक लगाया है या पासवर्ड हमने लगाया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, एनी स्टोरेज डिवाइस, मोबाइल, एनी सॉफ्टवेयर, जहाँ पर जिसने भी हमने अगर हमने लॉक लगाया है, तो वहाँ पर दे ऑल हैव पावर टू ब्रेक इट ऑल्सो। हाँ, फिजिकल नहीं, वो भी मतलब वो अपना पासवर्ड क्रैक करेंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं का। दूसरा पावर है, तीसरा पावर है उसका पर्सनल सर्च। मतलब जैसे हमने देखा कि वो जगह की पूरी छानबीन करते हैं, वैसे ही पूरी पर्सनल सर्च भी वो सबकी ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली व्हेन दे केम इन, तो वो सबसे पहले वही करेंगे, सबकी पर्सनल सर्च लेंगे, मतलब सबके पॉकेट्स देखेंगे और बॉडी देखेंगे कि उसमें कहीं पर भी कुछ छुपाया नहीं है ना। और दूसरा कि जो भी बाहर जा रहा है या जो भी कोई अंदर आ रहा है, तो उसकी वो सब सर्च लेंगे। कौन कौन से पर्सनल को सर्च लेना है, तो वो जो भी एट द प्रीमाइसिस वो जब हाजिर है, जब भी सर्च आती है, तो वो सब के वो सर्च ले सकते हैं। और नॉर्मली वो वही करते हैं कि आके पहले आपके मोबाइल स्विच ऑफ करवा देंगे, आपके टेलीफोन कनेक्शन हटवा देंगे, फिर बाद में ही सर्च करेंगे। और दे आर डूइंग लीगल, मतलब हम ना नहीं बोल सकते कि आप मेरा टेलीफोन मत लो, या फिर मेरा मोबाइल आप अभी मुझे यूज करने दो। हम ये कह सकते हैं कि लेडीज मेंबर्स की सर्च सिर्फ लेडीज के द्वारा ही की जाए, मतलब ये एक हमारे पास राइट है। ये सब बड़ा हथियार है उनके पास, सेजर का। सेजर माने छपती, वो कुछ भी माल हमारे पास से ले जा सकते हैं, अपने पोजीशन में ले सकते हैं। तो वो क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते, वो डिटेल में देखे तो अनडिक्लेयर्ड केस, जो भी केस बुक्स के साथ नहीं मैच है, वो ले सकते हैं। अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी, ज्वेलरी के बारे में हम आगे देखेंगे, ज्वेलरी और केस के बारे में भी आगे देखेंगे कि वो क्या ले सकते हैं, तो देखते हैं आगे। वैल्यूएबल्स पेंटिंग, कुछ भी आपकी कार अगर नहीं दिखे तो वो भी दे कैन से। डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी वो ले जा सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डायरीज, ब्लू स्लिप्स, कुछ भी जिसमें भी उसे लगता है कि ये मेरे काम की है, वो सारी चीज वो उठा के ले जा सकते हैं। कंप्यूटर्स, मोबाइल एंड अदर स्टोरेज डिवाइस, नॉर्मली कंप्यूटर्स और मोबाइल नॉर्मली ऐसा ही होता है कि उसमें से बैकअप निकाल के ले जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ केसेस में वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो पूरे कंप्यूटर्स को ही ले जाते हैं। व्हाट कुड नॉट बी सेज, तो जो स्टॉक इन ट्रेड है, जो भी स्टॉक इन ट्रेड है वो नहीं ले जा सकते। तो ज्वेलर्स लोग को जो भी ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड में रहती है, तो वो नहीं ले जा सकते। कैश वो नहीं ले जा सकते। एसेट्स और कैश विच आर डिस्क्लोज बिफोर आईटी और वेल्थ टैक्स रिटर्न, जो भी एसेट्स आपने अपने रिटर्न में, इसलिए मैं बोल रहा था कि जितनी भी आपकी एसेट्स चाहे पर्सनल भी है, तो आप उसे रिटर्न में शो करा के तो दिक्कत ना हो। एसेट डिक्लेयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कैश ड्यूली एक्सप्लेन, अगर आपकी बुक्स के साथ कैश जो मैच हो रही है, या फिर आगे हम देखेंगे कि कैश से और भी आप मैच करवा सकते हो। मोर डिटेल्स ऑन सेजर ऑफ, जैसे हम ज्वेलरी की सेजर की बात कर रहे थे, तो ज्वेलरी का एक मैं बताऊं कि जिस ज्वेलरी की आपके पास बिल्स है और आपने अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या वेल्थ टैक्स रिटर्न में अगर आपने दिखाया है, तो वो आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, वो ले जा नहीं सकते। वैसे ही ज्वेलरी एक स्त्रीधन कहेंगे, तो स्त्रीधन में लेडीज मेंबर्स की 500 ग्राम्स, जो भी मैरिड लेडीज है उसके लिए 500 ग्राम्स, जो अनमेरिड लेडीज है उसके लिए 250 ग्राम्स, और मेल मेंबर के 100 ग्राम्स। ये हो गई स्त्रीधन की बात, कि स्त्रीधन अगर कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी दिखाया नहीं है, तो भी वो नहीं ले जा सकते। तो ये एक बड़ी बात है, आप ये ख्याल में रखिए। और जो भी केस की बात बताऊँ मैं,
और जो भी ज्वेलरी है, अगर आपकी पुश्तैनी ज्वेलरी है, अगर आपको कहीं इनहेरिटेंस में मिला है या फिर आपको कहीं से गिफ्ट में मिला है और उसके आपके पास पूरे एविडेंस है और उसने दिया है, वो सारे आपने कहीं पर रिकॉर्ड किया है, तो वो अगर आप दिखाओ तो वो नहीं ले जा सकते। वो एक मैटर है। कमिंग टू अवर केस में वो क्या करते हैं, केस एज मैंने पहले भी बोला कि जो भी बुक्स के साथ है तो वो तो डेफिनेटली वो एक्सप्लेन है, वो नहीं ले जा सकते, पर केस में अगर आपके पास एक्सेस केस है तो आप और आपने कुछ केस सेल्स किया है जिसकी भी एंट्री बाकी है, जिसकी एंट्री आपने कंप्यूटर में की है, तो ऑल ऑफ अ सडन आता है। और हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईच एंड एवरी मोमेंट तो रेडी नहीं रखते, तो ऐसा भी होता है कि जैसे आपने केस सेल्स की है और उसकी एंट्री बाकी है, तो ये अगर आप उसे समझा पाए कि ये मैंने इतने केस सेल्स की थी, ये मेरे पास स्टॉक पड़ा था और ये इन लोगों से मैंने ये बनाया है, ये अपना बिल भी बन चुका है, ये डिलीवरी चलन है, ये बिल बन चुका है, तो अगर वो आप उसे बताए और वो सेटिस्फाइड हो जाए तो ये केस भी वो नहीं ले जा सकते। बुक से डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि अभी कंप्यूटराइज हो गया है बुक्स, तो मोस्टली बुक्स अभी कंप्यूटराइज में ही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मोस्टली दे कैरी ओवर द कंप्यूटर्स, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें से और भी कुछ बातें जानने को मिल सकती है, हार्ड ड्राइव में से अगर वो एनालिसिस करे तो वो कुछ और भी बातें इसमें से निकाल सकते हैं। एंड दे ऑल हैव राइट कि आपके हार्ड डिस्क को वो एनालिसिस करे और उसमें से भी जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे, तो ये इसीलिए ले जा रहे हैं। नॉर्मली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का वो खुल के ले जाते हैं, मतलब पासवर्ड वगैरह डलवा के ले जाते हैं। बैकअप किसी किसी चीज में वो बैकअप ले जाते हैं, तो वो सारे उसके राइट्स है। as also mobiles is a very important thing, तो मतलब आप लोग मोबाइल भी वो इंस्ट्रूमेंट कैरी कर जाते हैं, आप अपने सिम से निकाल सकते हैं पर वो मोबाइल सीज कर सकते हैं। तो बिफोर आई वुड लाइक टू से यहाँ पर कि आप लोग व्हाट्सएप में जो भी चैटिंग करते हैं, तो व्हाट्सएप इज वन टाइप ऑफ, आप समझिए ना कि वो चिट्ठी हो गई आपकी, और वो दे कैन यूज द ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन जो भी व्हाट्सएप के द्वारा भी हुई है, वो भी वो ट्रांजेक्शन आपने किया ही है और आपका ही है, वो मान के वो उसके भी एडिशन करती है। तो फ्रेंड्स वो एक आप खास करके सेटिंग से दूर रहिए, वहां पर ये आप उसको अटैच कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके पास ये भी पावर्स है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी दे कैन अटैच द इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर वो प्रोविजनल अटैचमेंट रहता है, उसके लिए उसे सर्च होने में 60 डेज, सर्च होने के बाद में 60 डेज में उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, और वो सब रजिस्ट्रार में भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये अंडर अटैचमेंट है, आप उसका वो प्रॉपर्टी का नेक्स्ट आप रजिस्टर्ड मत कीजिए। ये 6 महीने तक रहती है, बाद में उसे नेक्स्ट अप्रूवल लेना पड़ता है, पर एक बार प्रॉपर्टी अटैच होगी तो आप समझिए कि अप टू लास्ट वो छोड़ते नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि कैरी करना मुश्किल होता है, आइदर उसका फिजिकल ऐसा होता है या कुछ और रीजन के कारण, तो वो भी वो वहां पर एक नोटिस चिपका देते हैं, और जो भी कंट्रोल में होता है उसको भी एक नोटिस दे देते हैं कि इसको आप बिम सेजर समझिए और उसको आप बेच नहीं सकते, उसको आप वहां से हटा नहीं सकते। तो एक सेजर का उसके बहुत बड़ा पावर है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। सेजर मतलब वो जैसे उस कब रिलीज हो गए, ये एक आपके मन में एक सवाल आएगा कि वो कब रिलीज होते हैं। तो नॉर्मली इन 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 मोस्ट ऑफ द केसेस ये डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर्स वगैरह सब तभी रिलीज करते हैं वंस असेसमेंट आपका खत्म हुए, और एक बार ये पूरी प्रोसेस, जो प्रोसेस हम बाद में देखते हैं कि पूरी प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद में ही ये करेंगे। I hope I am going very well and you all enjoying this seminar. If you are enjoying this, please write yes in the chat box. When to release money? अब आप जो भी कैश ले गए हैं, बुलियन ले गए हैं, ज्वेलरी ले गए या और अदर एसेट्स ले गए, वो कब रिलीज होगी, वो भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। तो नॉर्मली दो बातें हैं, अगर वो लोग जो प्रॉपर्टी या जो भी बुलियन मनी ज्वेलरी कुछ ले गए हैं, अगर वो दैट नॉट बिलोंग्स टू यू, या आप उसे
सर्च के टाइम में अगर आप समझा नहीं पाए, पर उसके बाद आपके पास एविडेंस आए आपके हाथ में कि हाँ, ये मेरी एक्सप्लेन नहीं थी, ये जो भी एसेट थी मेरे बुक्स में कहीं ना कहीं मैंने दिखाई थी, वो मैं सर्च के टाइम दिखाना भूल गया था, या फिर ये प्रॉपर्टी या ये बुलियन या ज्वेलरी मेरी नहीं है, ये किसी और की है। अगर आपके पास कुछ एविडेंसेस इतने हाथ में आते हैं आफ्टर सर्च ऑल्सो, then you can definitely apply within 30 days to the authorized officer who has says all this. आप उसे ये राइटिंग में दीजिए कि मैंने ये सारा ये मैटर ये मेरी नहीं है या मेरी है पर एक्सप्लेन है, तो दे आर ओब्लाइज टू रिलीज इट। तो ये एक बड़ी बात है, पर वो 120 डेज में वो रिलीज करेंगे, उसके पास इतना टाइम रहता है। हाँ, दूसरा भी ये है कि अगर हमें रिलीज जो भी प्रॉपर्टीज हमारी सेज हुई है, अगर वो अनडिस्क्लोज ही है, मतलब ये बेनामी हो गई, पर फिर भी हमें वो वापस चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? अगर समझ लीजिए कि कोई एसेट्स उसने अटैचमेंट में ले ली, या कोई पुरानी ज्वेलरी उसने ले ली जो कि हमें बहुत पसंद थी, टाइम रहा है, तो हम उसे रिलीज करवाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि असेसमेंट पूरा होने तक तो 2 साल निकल जाएंगे, तो अगर मुझे अर्ली चाहिए तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप बैंक गारंटी दे सकते हैं, जितनी एसेट्स की आप रिलीज चाहते हैं उतनी एसेट्स की आप बैंक गारंटी दे सकते हो, और ऑन दैट बेसिस ऑफ बैंक गारंटी दे विल रिलीज द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थिंग, ये एक छोटा सा पावर है उसके पास, जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं, जो भी चीज वो नहीं ले जा रहे हैं उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं, जो भी बुक्स वगैरह अगर आप कंप्यूटर्स वगैरह नहीं ले जाते हैं, तो बुक्स डॉक्यूमेंट्स डायरीज वो सब की, या जो भी अपने प्रॉपर्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसकी सारी कॉपीज करवा सकते हैं। इन्वेंट्री बना सकते हैं, जैसे हमने देखा कि स्टॉक इन ट्रेड वो नहीं ले जा सकती, तो अगर स्टॉक इन ट्रेड नहीं ले जाते तो उसकी एक इन्वेंट्री बना लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी और कितनी कितने वैल्यू की थी, वो पूरी डिटेल्स में एकदम लिख के, और फिर आपकी भी और उनकी सही लगती है और वो एक इन्वेंट्री बना के ले जाते हैं। और ये दिस इज द लास्ट वन, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पावर विद देम, एग्जामिनेशन ऑन ऑथ। मतलब वो आपको जैसे हम लोग नोटरी करते हैं, वैसे ही ये सुगंध पर हमारे पास एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। इस स्टेटमेंट का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप समझिए कि इसमें आप जो भी, वो ये स्टेटमेंट नॉर्मली आफ्टर कंप्लीटिंग होल सर्च, मतलब वो सर्च होने के बाद ही ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, और ये देखते हैं कि तब तक जो भी मिला, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल जो भी गैदर हुआ, उसके बेस पर ये क्वेश्चन आंसर आपसे करते हैं। तो आप इसमें जो भी लिखवाएंगे, वो फाइनल आपका असेसमेंट पूरा होने तक यही काम में आएगा। उसके बाद भी अपील में या ट्रिब्यूनल में जाए या हाई कोर्ट में भी जाए, तो आपका ये स्टेटमेंट वहां पर स्टैंड रहेगा। तो मतलब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, आप इसे बहुत ही ध्यान से लिखवाइएगा। वो क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, वो तो जैसे मैंने बताया कि उसने ये सर्च की पूरी, तो उसके उसके जो भी वहां पर मटेरियल मिला, जो भी उसे डॉक्यूमेंट्स मिले, उसके आधार पर तो पूछेंगे। इन एडिशन टू दैट वो कुछ भी आपसे अपने बिजनेस अफेयर्स में, अपने पर्सनल खर्च के बारे में, मतलब आपके इकोनॉमिक्स लाइफ के बारे में कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ऐसा ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ वो अपने जो भी रेट के समय जो मिला है उसी का पूछेंगे। वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप ये मटेरियल कितने में बेच रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, वो पार्टी का नाम क्या है, वो सब 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 कुछ वो आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपकी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्योंकि ये ना, मतलब ये लोग काफी एक्सपीरियंस रहते हैं, जो भी आईटी में से आते हैं वो काफी 100 ऑफ सर्च उसने अटेंड की होती है, तो उसे ये सब मालूम है। पर आप नए हो, आपको मालूम नहीं है कि उसे कैसे जवाब देना है, तो वो ये भी जानते हैं कि किस टाइम पे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि रात को 12 बजे, रात को 3 बजे, मतलब एट ऑड टाइम, जैसे वो लोग आपके घर में या ऑफिस पर बैठे हैं, तो नेचुरली यू विल नॉट स्लीप, आप तो जगते ही होंगे। तो वो क्या करते हैं कि एट दैट टाइम वो कहेंगे कि चलो हम क्वेश्चन आंसर कर ले, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले। तो एक आपके पास राइट है कि आप उससे बोल सकते हो कि स्लीप टाइम में मुझे, मतलब मुझे अभी नींद आ रही है, मुझे अभी सोना है। तो सोने के टाइम में वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, खाने के टाइम में वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये एक आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्योंकि वो पूरे प्रिपेयर्ड होके आते हैं, और आपको
आपके घर में या ऑफिस में ये लोग 5-6 घंटे से लेके 24 घंटे या उससे भी ज्यादा टाइम वो वहां पर रहेंगे, फिर बाद में ये पूछताछ शुरू होगी, तो मेंटली यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि हाँ मतलब अब ये जल्दी से पूरा हो ना तो अच्छी बात है, क्योंकि आप ही के फैमिली मेंबर सफर होते हैं, आपके एम्प्लॉय सफर होते हैं, तो आपको ये लगता है कि अब ये जल्दी से पूरा हो जाए तो ठीक है, तो वो उस टाइम पे ये सारा शुरू करते हैं। तो बेटर आप तब मेंटली फ्रेश रहिए और आंसर देने में बहुत ही अलर्ट रहिए। हाँ, एक है कि आपके बिहाफ पर कोई दूसरा आंसर नहीं दे सकता, ताकि मैं बताऊंगा कौन कौन दे सकता है, पर अभी जैसे अगर वो आपको पूछ रहा है तो आपको ही जवाब देना है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मेरे बिजनेस अफेयर्स सिर्फ मुझे मालूम नहीं है, ये वो आप उनसे पूछ सकते हैं, या उसे बोल सकते हैं कि वो बोलेगा मेरे बिहाफ पर अब एक बार आपने बोल दिया कि ये जैसे ये डिवीजन मैं नहीं संभालता, मेरे ब्रदर संभालते या मेरे मैनेजर संभालते, तो फिर उसकी जो पर्सन का आपने नाम दिया है उस पर्सन का जो भी स्टेटमेंट होगा फिर वो फाइनल रहेगा, फिर आप उसमें से भी मुकर नहीं सकते कि उसे मालूम नहीं था और ये तो मुझे ही मालूम था, फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते। तो मतलब ये आपको ओके ही सर। जवाब देना है। सीए का रोल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी कहेंगे, जैसे मैंने बताया ये लोग तो पूरे प्रेशर करते हैं, वो लोग डिस्क्लोजर का भी प्रेशर आपको बहुत ही करते हैं कि आप अपने ओर से कुछ अमाउंट बोल दो जो हम डिस्क्लोज करेंगे, या इसके ऊपर इतना हम टैक्स भरेंगे वो आप बोल दो, तो वो आपको प्रेशराइज करेंगे। एट ए टाइम आपको सीए का रोल वहाँ पर बहुत ही, सीए या आपका कोई भी टैक्स एडवाइजर है वो उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिफोर राइटिंग एनीथिंग अगर आप उसे सलाह मशवरा कर ले तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि वो आपको अलर्ट करेगा कि अगर आप ये ऐसा लिखवाते हो तो इसकी इम्प्लीकेशंस ये रहेगी, तो ये आपको बेटर यू शुड एडवाइस विद योर सीए और टैक्स एडवाइजर। हाँ, आपका टैक्स एडवाइजर या सीए आपके बिहाफ पर आंसर नहीं लिखवा सकता, पर डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट हिम। तो ये एक आपके पास राइट है। हाँ, एक है कि आप उसे आप ये इंसिस्ट नहीं कर सकते कि मेरा सीए वहां पर आके बैठेगा या पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तब तक वो बैठेगा, ऐसा नहीं कर सकते। पर आप आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में एडवाइस लेनी है तो आप फोन से या कुछ भी करके आप ले सकते हो। जी सर। जैसे मैंने बताया कि स्लीपिंग टाइम और मील टाइम आप उसे बोल सकते हो कि ये मेरा स्लीप का टाइम है तो आप मुझे जाने दो। आप जैसे मैंने बताया ये लोग डिक्लेरेशन के लिए बहुत ही प्रेशर करते हैं, तो ये एक इलीगल है, आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट की काफ़ी सर्कुलर्स भी है कि वो लोग आपको प्रेशराइज नहीं कर सकते, पर एक माहौल सा बन जाता है और आपके पास जो भी मटेरियल उसने गैदर किया है तो उसके बेस पर वो डेफिनेटली वो करते ही है कि ये सारा है, अब आपको लिखवाना है या मैं अपनी ओर से सब प्रोसीजर करूँ, तो तब आपको एक बैलेंस रह के डिसाइड करना है कि मैं कितना लिखाऊँ। जी सर। ओके जी। सर। और दूसरा कि ये जो भी आप बोलेंगे और जो भी मटेरियल है वो दोनों मिला के एक आपके सामने एक मजबूत एविडेंस बनता है, तो आप जो भी लिखवाए उसका भी इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि आपका प्रूफ का। जैसे कोई चीट आपके यहाँ से मिल गई, इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन कि ये मेरे रूटीन बिजनेस की ही है और मैंने वो सब बुक्स में डाल दिया है, इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन देन दे कैन नॉट ऐड दैट चीट। बट अगर आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए या वहां पर आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर गए तो वो लोग डेफिनेटली दे विल एड इट, तो ये आपको ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने बताया एग्जामिनेशन ऑन ऑथ वो किस किस लोगों का लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे वहां पर में वो सबका ले सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स का ले सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज का ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी सर। वो सारे लोगों के जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए वो क्या मेरे सामने यूज हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। अगर अगर आपने उसे ये बताया है कि जैसे मैंने ये बता दिया कि ये मेरे अकाउंटेंट है उसी को सब मालूम है, या ये मेरे सीए है वो भी वो जो कहेंगे वो सही, या ये मेरे मैनेजर है उसी को ये सारे अफेयर्स मालूम है, तो वो जो कहेंगे तो वो फाइनल रह जाएगा। पर अगर आपने वो ऐसा नहीं लिख पाया है, मतलब आप अपनी ओर से अपनी जिम्मेवारी खुद ले रहे हो, तो आप अगर एम्प्लॉय ने ये लिखवा दिया कि हम तो ये माल इतने में बेच रहे हैं, तो यू कैन डिनाई कि ना उसे मालूम नहीं है, हम लोग तो इतने में बेच रहे हैं, वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो आप बोलते हो
और एट टाइम तो फिर आप एडिशन नहीं कर सकते, अगर किया ही है तो फिर लेवल पर मिल जाएगा। इन बिल्डर केस मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोग क्या करते हैं, पहले की गई होती है, आपके पास कुछ व्हाट्सएप चैट की गई हो तो वो सारा लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर आपको प्रेशर करते हैं कि हाँ आपने आप ये फ्लैट या ये शॉप या ये प्रॉपर्टी आप इतने में ही बेच रहे हो। तो वो सिर्फ ओरल बातचीत हो गई, वो कोई राइटिंग में आपने नहीं दिया है, तब तक आप मना कर सकते हो। आपको भी आप करते हो। whether any statement, ओके सर। yeah, and एक जैसे मैंने बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, तो अगर एक बार आपने कुछ लिखवा दिया गलती से भी, फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार ये तो मैंने गलती कर दी, तो क्या आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो उसे एंटरटेन ही नहीं करते। फिर अपील लेवल पर या ट्रिब्यूनल लेवल पर उसके आगे आप एंटरटेन करवा सकते हो, बाकी नीचे लेवल पर तो वो लोग सुनते नहीं हैं। तो भी जी हम सर। देखें कि रिट्रैक्ट कब करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ प्रूफ है, जो मैंने मतलब जहाँ पर दिखाया था उसके अलग प्रकार से मेरे पास प्रूफ है, और अब मैं प्रूव कर सकता हूँ क्या ये मेरी एसेट थी, ये मैंने डिस्क्लोज की थी, तो हम क्या कर सकते हैं, आप रिट्रैक्ट मतलब आप अपने ही स्टेटमेंट में से कैसे मुकर सकते हैं। तो आप पहले वो जल्द से जल्द होना चाहिए। जैसे आज आपके यहाँ पर सर्वे हुआ, तो नेक्स्ट डे या एक दो दिन में या एक वीक में, अगर मतलब जितने भी जल्दी हो सके वो कर लेना चाहिए। और बिफोर सेम पर्सन जो भी ऑथराइज ऑफिसर आपके यहाँ पर आए थे उसके पास ही ये रिट्रैक्शन लिखवाना चाहिए। पर नॉर्मली दे डोंट एंटरटेन, तो वो वही कहेंगे कि नहीं ये हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है कि एक नोटराइज एफिडेविट करके आपको वहाँ पर सबमिट करना है और उसकी रिसिप्ट ले लेनी है। तो प्लीज डू टेक दिस वन, कि अगर आपको कुछ ऐसा मटेरियल ध्यान में आता है कि हाँ ये तो मेरी एक्सप्लेन थी, मैंने काम का इसमें ये जो लिखवा दिया, तो आप बाद में रिट्रैक्ट कर सकते हो। पर ये दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट इन द इनिशियल पार्ट। तो आप नॉर्मली स्टेटमेंट लिखवाने के समय ही बहुत ही अलर्ट रहिए प्लीज। ड्यूटीज ऑफ द एसएससी अंडर सर्च के आपको उसे अंदर आने देना है, सर्च लेने देना है, आपके सारे मेंबर्स को जो भी वहाँ पर हाजिर है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, आपकी सारे असेट्स का आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको दिखाना है कि ये मेरे ये है। फिर कोई भी अनऑथराइज पर्सन को आप अलाउड नहीं करना है, अंदर आने नहीं देना है। फिर बाद में एक बार रेड शुरू हो गई तो फिर कोई दूसरा आदमी को अंदर नहीं लेना है। फिर और जी मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट कि कोई भी आर्टिकल्स, थिंग्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स की आप बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसके ध्यान में आ ही जाता है, तो बेटर उसके सामने ये सारे खेल ना करें। इंश्योर पीस एट द टाइम थ्रू आउट द सर्च, आप शांति बनाए रखिए, उसके साथ झगड़ने से कुछ नहीं होगा। काफी लोग ना मतलब ये सोचते हैं कि मैं तो उसके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं कुछ नहीं होता है। उसके पास इतने पावर से वो लोग आपको लगा देंगे कि आप कई सालों तक ये पेपर्स में ही उलझे रहो। तो बेटर आप उसके साथ शांति बनाए रखें। राइट्स के पास क्या क्या है कि उसके पास आप आइडेंटिटी कार्ड मांगते हो और स्टाफ आपके उसके पास से सर वारंट आप मांग सकते हो। फिर लेडीज सर्च, जैसे मैंने बताया कि लेडीज सर्च आप लेडीज लोगों को सर्च ओनली लेडीज। कोई भी रेड नहीं, रेड में दो विटनेस कंपलसरी होते हो, तो वो बाहर से आप अपने नजदीक में से किसी को भी बुला सकते हो, ताकि इन केस ऑफ कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो वो उसकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। Call for medical practitioner in case of emergency, have meal and sleep as per normal practice, to have copy of पंचनामा स्टेटमेंट वगैरह की आपको कॉपी मिल जानी चाहिए। बुक्स वगैरह की अगर वो ले जाते हैं तो आप उसे भी उसकी भी कॉपी कर सकते हैं। और बच्चे लोगों को स्कूल में जाने की परमिशन उन्हें देनी पड़ती है, हाँ आफ्टर चेकिंग देयर बैग्स वगैरह चेक करने के बाद। सर की प्रोसीडिंग क्या रहते हैं वो फिर भी एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि एक बार डीआईटी जो भी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है वो एक बार एक ऑथोराइज ऑफिसर को एक ऑथोराइज करते हैं कि आप जाके सर्च करो। पहले की बात तो मैंने आपको बता दी कि किस किस हालात में सर्च होते हैं, तो उसके बाद ये डिसाइड करते हैं किसका सर्च करना है, तो ऑथोराइज करते हैं। ऑथोराइज ऑफिसर जिसको भी ऑथोराइज करते हैं वो क्लाइंट की जगह पर जाते हैं, वहां जाके वो फिर सर्च कैरी ऑन करते हैं। वहां जाके पूरी सर्च लेने के बाद अपनी पूरी ड्यूटीज एंड राइट्स का इस्तेमाल करने के बाद वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद
वो अपना एक पूरा रिपोर्ट बनाते हैं। तो विद इन शॉर्ट टाइम वो अपना पूरा रिपोर्ट बना के वो असेसिंग ऑफिसर जो भी उसके जुरिडिक्शनल ऑफिसर होता है उसके हाथ में ये पूरी फाइल, ये पूरा डोज दे देते हैं। फिर असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, असेसिंग ऑफिसर वो एसएससी को नोटिस देता है। वो एसएससी को बोलता है कि आपने चाहे रिटर्न ये पीरियड के रिटर्न भरे ना भरे, अब फिर से दूसरी बार इसके रिटर्न भरे। एक अलग से सेक्शन है 153 ए, तो उसके अंडर में एसएससी को फिर से रिटर्न भरने होते हैं। तो वो रिटर्न, आपका स्टेटमेंट और आपका मटेरियल, ये तीनों मिला के आपका ये तीनों के बेस पर असेसिंग ऑफिसर पूरा असेसमेंट करते हैं और वो आपको एक असेसमेंट ऑर्डर देता है। फिर आपको वो अगर ठीक लगता है वो आपको पे करना है, अगर आपको मंजूर नहीं है यू कैन गो फर्दर फॉर अपील इन द सीआईटी अपील एंड और इन नेक्स्ट स्टेज ट्रिब्यूनल। तो ये एक शॉर्ट में आपको प्रोसीजर मैंने बताई। इसमें भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं पर टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से वी आर नॉट गोइंग फर्दर इनटू। वैसे ही मैं असेसमेंट में भी बहुत ही शॉर्ट कहूँगा कि ये 6 साल का आपको पुराना हिसाब आपको तब देना है जब भी आपके यहाँ पर रेड आई है। तो आपको पुराने 6 साल मतलब अगर समझिए अप्रैल 20 में अगर आपके यहाँ पर रेड होती है तो फाइनेंशियल ईयर 14-15 से लेके 19-20 तक मतलब मार्च 20 तक का आपको हिसाब देना है। वहाँ तक का फिर से आपको रिटर्न आईटी रिटर्न फाइल करना है। तो तब तक का आपको पूरा ब्यौरा उसे देना है। और ये साल का करंट ईयर का तो जब भी पूरा होगा तो उसके बाद उसकी स्क्रूटिनी तो आएगी ही आएगी, पर ये 6 साल तक का वो रेट में आपको पूरा ब्यौरा देना है। ये 6 साल ही सिर्फ नहीं है, ये दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर इन विच सर्कमस्टेंसेस की जो 6 साल से ऊपर वाले 4 साल है, अगर उसमें कुछ ऐसी अनडिस्क्लोज इनकम पाई गई जो कि मोर देन 50 लाख से ज्यादा है तो द ऑथोराइज्ड ऑफिसर कैन कन्वर्ट दिस 6 ईयर टू 10 ईयर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आपको ये ख्याल रखना है क्योंकि शायद आपको 10 ईयर का भी ब्यौरा देना पड़े। एनी असेसमेंट और रीअसेसमेंट ट्रेनिंग जो भी अगर आपके यहाँ पर कोई सर्वे हो रहा है, सर्च हो रही है तो उसके बाद आपके जो भी नॉर्मल स्क्रूटिनी या रीअसेसमेंट चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और इसी में वो मर्ज हो जाएंगे। तो ये आपको ख्याल रखना है। देयर इज नो टाइम लिमिट, वो कब करेंगे असेसमेंट पूरा होने के लिए 2 साल की टाइम लिमिट है। जिस साल में हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 1 साल में उसे खत्म करना है। अभी 12 मंथ्स की लिमिट आ गई है, पहले 18 मंथ थी, उसके पहले 21 मंथ थी। हम देखेंगे कि टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हो रहा है। जैसे आपके यहाँ पर कोई रेड आई है तो उसकी टैक्स बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक बार आपने बोल दिया कि हाँ ये मेरे 50 लाख की एसेट्स है, वो मैंने पेपर नहीं दिखाई है एंड आई एम रेडी टू पे टैक्स ऑन इट, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी करंट ईयर की इनकम आप दिखा सकते हो कि ये मेरी करंट ईयर की इनकम है, जैसे कि अप्रैल महीने में आ रहे हैं तो आप अगर दिखा सकते हो कि ये मेरी 2021 की ही इनकम है तो आप उसे 30% स्लैब में जाएंगे। या जिसका आपने रिटर्न नहीं भरा है, जैसे 1920 का आपने रिटर्न नहीं भरा है, फाइनेंशियल ईयर 1920 का अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है तो वो भी आप बोल सकते हो कि ये मेरे 1920 का है। तो उसके ऊपर और ये बिजनेस इनकम है अगर आप वो प्रूव कर दो तो 30% में जाएगा। अदरवाइज अगर ये मतलब अनडिस्क्लोज है पूरा तो सेक्शन 68 टू 69D में अगर फॉल होता है तो पूरा 60% में चला जाएगा। और नॉर्मली व्हाट दे डिड, तो वो लोग वही करते हैं कि ये 60% में ही आए, उसकी यही प्रैक्टिस रहती है। और काफ़ी सारे केसेस भी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 68 टू 69D में ही पूरा पूरा अपनी अनडिस्क्लोज इनकम फॉल होती है। तो फ्रेंड्स वो एक ख्याल रखें क्योंकि ये 60% ये और आगे हम देखेंगे कि उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो मतलब जितना भी आपने बचाया वो सारा का सारा तो चला गया, पूरी इनकम ही आपकी चली जाएगी। इफ हाउएवर इफ यू कैन मैनेज कि आप अगर उसे नेचर और सोर्स जैसे मतलब आप दिखा सके कि मेरे इस व्यक्ति के पास से इस चैनल से मुझे ये पैसा ऐसे करके मिला था और वे मेरी बिजनेस इनकम ही है, अगर आप उसे प्रूव कर पाए तो ही ये 30% में जाएगा, अदरवाइज 60% में ही जाएगा। तो क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये लोग 60% में ही ले जाते हैं, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, उसके सोर्स आपको बहुत ही अच्छे से समझाना है और स्टेटमेंट लिखते वक्त ये बहुत ही काम आएगा, तो आप ये माइंड में रखिए।
इसके बाद हम पेनल्टी देखते हैं। तो पेनल्टी अगर आप डिक्लेरेशन देते हैं एट द टाइम ऑफ सर्च, अगर सर्च हो रही है, सर्च खत्म हुई, फिर उसके बाद अगर वहां पर आप दिखाते हैं कि ये मेरी अनडिस्क्लोज इनकम है, एट दैट टाइम अगर आप शो कर देते हो कि ये मेरी अनडिस्क्लोज इनकम इतनी है, उसके ऊपर मैं टैक्स पे करने को रेडी हूँ, और आफ्टरवर्ड्स आप टैक्स पे भी करते हो, आप रिटर्न जो भी मैंने बताया कि आपको फिर से रिटर्न फाइल करने, उसमें भी आप ये इनकम के तौर पर दिखाते हो और टैक्स पे करते हो, तो ही आप के ऊपर 30% लगेगी। इन अदर केसेस अगर आप नहीं दिखाते हो, कोऑपरेट नहीं करते, आप अगर वो इनकम टैक्स वाला अपने ओर से ढूंढता है और अपने ओर से एडिशन करता है, जिसमें आप एग्री नहीं होते हो, आप टैक्स नहीं पे करते हो, रिटर्न में नहीं दिखाते हो, तो इन ऑल दैट केसेस 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम वो आपकी पेनल्टी लगेगी। और ये इनकम के ऊपर है, टैक्स के ऊपर नहीं है, इनकम के ऊपर है, तो ये ख्याल रखना है। So friends, I think this is from my side. If you have any questions, you can ask to Nirav bhai, and we'll answer you and try to answer all of them. Nirav bhai. Hello, sir. Nirav bhai. Kiran, sir. Yeah, sorry, okay. Yes, sir, thank you so much. This is so wonderful. The information is very informative and I have learned a lot. હજી એટલા કમાતો નથી ભરવા જેટલા, but I have learned a lot. અમે બીજાનું કરીએ છીએ, અમારું નથી હોતું, પણ બીજાનું કરી લઈએ છીએ. But I genuinely hope that all participants have learned a lot. And now, sir, we will move forward to the question and answer, I think. Yes. So let me go through it one by one. Yes, Nirav bhai. Yes, sir. The first question is, it's from Nishant by Dhodakia, and the question is, due to fluctuation, gold rate, GP and NP cannot be same every year. What should we do? Yeah, that's true. But in genuine case, you can definitely explain to them. और जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आपके पास रेडी आ जाएगी, पर वो लोग आपसे एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली पूछेंगे, आपको स्क्रूटिनी हो रही होगी, या फिर आपको उससे पहले वाला भी एक मौका दिया जाता है। तो ऐसा जरूर नहीं है कि सीधा आपके ऊपर रेडी आ जाएगी, और जेन्युइन केस में वो लोग भी समझते हैं कि ऐसा होता है। इन ज्वेलरी केसेस दे डेफिनेटली नो दिस थिंग। Okay, sir. Great, sir. Great. Next question. Sir, this is from Sanjay Bhai Tokadia from Utkarsh Group. Yes. If firm is closed permanently, then how many years of the possibility that the raid comes? Pardon? If firm is closed permanently, right, then how many years is the possibility that the raid can come? हाँ, वो जैसे मैंने बताया 6+1 ईयर, मतलब 7 इयर्स का वैसे भी आपको डिटेल्स रखनी है, तो तब तक वो आ सकते हैं। पर एक है कि नॉर्मली जो रूटीन में हम कहेंगे कि जो भी लाइव है उसके ऊपर ही आते हैं। बाकी सारे केसेस में ऐसा होता है कि जैसे वो फर्म बंद कर दी, और पर उसके ट्रांजेक्शन्स अगर कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया INCI वो लोग काफी कुछ ट्रैक करते हैं, तो वो काफी पुराने डेटा भी ट्रैक करते हैं। तो अगर वो पुराने डेटा में से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है, तो वो पहले आप सबको बुलाएंगे, जितने भी उसमें पार्टनर्स है। अगर फॉर्म बंद हो चुकी है तो पार्टनर्स को बुलाएंगे और उस सभी को नोटिस देके बुलाएंगे और उसके पास से डिटेल्स निकलवाने के ट्राई करेंगे। इन दैट केसेस मुझे लगता है रेड आने के चांसेस कम है, पर वो पहले नोटिस आ जाएगी। Great. Yes. Sir, next question is from Vivek Bhai Ladha. The question is, sharing any kind of slips or other details on WhatsApp can lead to future problems of raid? Yes, डेफिनेटली। जैसे मैं बात कर रहा था कि आप WhatsApp पर ये चैट बंद कर दीजिए, क्योंकि वो लोग तो वही समझेंगे, वो ऐसे ही ऐड कर देंगे। तब तक आप उसे आपके बुक्स के साथ कोरिलेट करें, अगर कि ये मेरा बिल बना है और उसी के लिए ये चैट की गई थी, अगर वो आपको रिलेट करवा सके, इन दैट केस दे विल नॉट ऐड, इन अदरवाइज दे विल ऐड ईच एंड एवरीवन। तो आपको ये ख्याल रखना है कि WhatsApp के जरिए ये बिल्कुल काम नहीं करना है। जी, thank you, sir. Thank you. Next question is from Jayesh Bhai Rajpura. And the question is, if any piece of paper been found with any amount written,
will it consider on valuation? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने एक चिट्ठी में कुछ लिखा है वो लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग भी काफी देखेंगे कि इसका क्या मायने होता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि हमने कुछ रफ में लिख दिया, पर वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे एक्सप्लेन करें। एट दैट टाइम जब रेड चल रही होती है तो काफी सारे उसके हाथ में पेपर्स आते हैं, काफी सारे चीट्स वगैरह आते हैं, तो हमें उसे अगर हम एक्सप्लेन कर पाए कि ये इसके साथ में रिलेटेड है, या ये जैसे मैंने कुछ एस्टिमेट दिया था उसका है, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो ऐड नहीं करते, अदरवाइज दे विल ऐड। Okay. Okay. Sir, next question is from उनका नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि हमारे पास 10 years का मटेरियल हमने डिस्पोज कर दिया हो तो 10 years का means like I think that's what they meant. ओके, डिस्पोज कर दिया है मटेरियल नहीं 10 नहीं, वो years. आपको रखना होगा। अगर नहीं रखा है और वो आके कुछ पूछ रहे हैं आपसे और आप अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो बेटर आप बनाए रखें, एटलीस्ट आप 6-7 साल का आपको बनाए रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ नहीं रखा है आप अपने ओर से, तो उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसके बेस पर वो असेसमेंट कर लेंगे। ऐसे स्क्रूटिनी में भी काफी लोग ये करते हैं कि वो लोग स्क्रूटिनी में अपीयर ही नहीं होते, तो फिर इनकम टैक्स वाले अपने ओर से बेस्ट जजमेंट करके रख देते हैं, पर वो बेस्ट जजमेंट हमेशा वो हायर साइड ही होता है। तो बेटर कि आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या जहाँ से भी अवेलेबल हो सकती है, जैसे आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वो तो बैंक में से मिल जाएगा, फिर आपको एक दूसरी बार फिर से अकाउंट लिखवाना है, पर वो लिखवा के रखना जरूरी है, और वो जब भी एक्सप्लेनेशन मांगे तो हमें देना जरूरी है। तो बेटर वो आपको कम साइड में ले जाएगा, अदरवाइज इट वुड बी ऑन हेवियर साइड। Okay, sir. Thank you, sir. Next question is from Hardik Kumar Panchal, and the question is, if stock on books and physical is differ, Stock then on what can we books do? or physical में difference? Yes, Book yes, yes, and yes. physical is different basically. वो Then आपको ना what can we do? प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा मैं पब्लिक फोरम में ये नहीं बता पाऊंगा कि आपको क्या करना है, पर वो लोग ऐड कर देंगे। इन शॉर्ट ये इनकम टैक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वो ऐड कर देंगे, बाकी उसके लिए आपको प्लानिंग करना होगा कि हम कैसे इसे मैनेज कर पाए। Okay, sir. One question is from Rohit by Jain, and उनको जो अपने टैक्स जो पेनल्टी है उनके ऊपर कुछ उनका कंफ्यूजन है, and the question is, जो पेनल्टी है, is it 60% tax plus 60% penalty, or Yes, I mean 120%? yes, yes sir, 60% टैक्स एंड 60% अप टू 60% पेनल्टी। तो मतलब ये दो स्लैब है। 30% जैसे मैंने बताया आपको कि अगर वो लोग जब रेड लेके आते हैं और आप स्टेटमेंट में अपनी जो भी गलती है आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ ये मैं अनडिस्क्लोज रह गई थी और मैं उसके ऊपर टैक्स भरना चाहता हूँ, एंड फाइनली आप वो टैक्स भी पे करते हो, रिटर्न भी भरते हो, तो इन दैट केस ओनली ये 30% रहेगी, अदरवाइज इट विल बी 60%। तो हाँ, टोटल अगर आपने डिफॉल्ट किया तो 60 + 60 120%। Okay, thank you, sir. And next question is from Sachin by Sony. What is the minimum turnover criteria for RAID? नहीं, कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं रहता मेरे दोस्त। मैंने जैसे बताया कि काफी सारी चीजें मिला के वो लोग रेट डिसाइड करते हैं, तो टर्नओवर के क्राइटेरिया से वो डिसाइड नहीं करते। वो आपकी जो भी अनडिस्क्लोज इनकम उसके नजर में जितना भी है उसके बेस पर वो डिसाइड करते हैं। जैसे मैं कुछ टर्नओवर दिखाता ही नहीं हूँ, पर जैसे मेरे पास काफी सारे असेट्स है या कुछ ऐसी एसेट्स है जो कि सबको दिख रही है, जैसे मैं महंगी गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं फॉरेन जा रहा हूँ, तो ये सब उसके पास भी अब इंफॉर्मेशन आने लगी है, तो वो लोग एनालाइज करते हैं कि ये और जो भी ग्रेविटी होती है, जैसे उसको लगता है कि इसके पास इतनी असेट्स है जो कि रेट के काबिल है, तो वो डेफिनेटली वो आपके यहाँ पर आएंगे। जैसे आप 1 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं करते हो तो भी आएगी। Okay, okay. Thank you, sir. And there is another question from Jayesh by Makwana, and the question is, once raid is done, then after what time another raid can be done? If yes, I mean after what time? वो नॉर्मली इन नॉर्मल केसेस में वो लोग भी वो कह रहे हैं कि आप को 3 साल तक कुछ नहीं होगा,
पर ये एक बोलने की बात होती है। इनकम टैक्स में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एक रेट के बाद दूसरी रेट के बीच में कुछ पीरियड होना चाहिए, ऐसा कोई कहीं पर नहीं लिखा है। तो मतलब ये कि एक बार आपने वहां पर जब फर्स्ट रेड हुई है तब आपने कैसा किया है, तब आपने क्या डिस्क्लोज किया है कि कितने कितने टैक्सेस पे किए, तो ये सारी मैटर होती है दूसरी रेट के लिए डिसाइड करने के लिए। तो हमने बताया कि वो लोग पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके आपका आपका पूरा डेटा चेक करके होमवर्क करके ही जाते हैं। पर हाँ, एक ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक के दो रेट के बीच में कितने फासले होने चाहिए, पर नॉर्मली 3 इयर्स के अंदर अंदर नहीं आती है इफ यू हैव पेड इन द फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट रेट ओनली। ग्रेट 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 सर, बाकी जो क्वेश्चंस थे वो राज भाई ने आंसर किए हैं, एंड नाउ आई थिंक वी हैव मैं अपोलोजाइज करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट को जिनका हम अभी आंसर नहीं दे पाए हैं, दैट वी मे हैव अनदर सेशन ऑफ दिस, और वो वहां पे हम कवर करने का कोशिश करेंगे। सही है ना हिरेन सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको जितनी जरूरत होती है हम आपको मेल या व्हाट्सएप द्वारा भी हम आपको सर्विस देने की ट्राई करेंगे। तो प्लीज contact on our mobile number via WhatsApp. We'll try to give each and everyone answer. Yes, Neeru bhai. जी सर। Hiren bhai, please share your slide. Please share your slide with all participants on the screen so that मतलब सबको वो मिल जाए, तो उनको, क्योंकि काफी पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन है आपका नंबर और टेक डिटेल्स के लिए, तो आप वो साइड नीरव भाई शेयर करते हैं। I think I have shared. Sir, can you see it, sir? Can you see it? I have shared it. Yes. We can see it. If you can enlarge it, if you can enlarge it, Neeru bhai. Yeah, the number and email ID है ना? Yes, the last one. Perfect. Okay. So I mean, the participants who wants to have the contact number of Mr. Hiren Thakkar, so please you can write the mail and the number, so you can contact for any help. Sir is always available. Always तो नहीं बोल सकता मैं. Sir, any closing words, sir? It has been a very great informative session, sir. Any closing words, sir? Yeah, Mr. Raj can give a vote of thanks. Shall we float the poll, Hiren sir? Poll, sir. Poll जो. हाँ. Please. सब participants. I request all the participants to. Yes, Premal sir, please. Yeah. आप सब ये poll we are launching. Please reply. It is there for 30 seconds more. आपका जो भी आपका रिव्यूज है, आपका ये जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें आपका जो भी जवाब है वो टाइप कीजिए। ये इसलिए है कि आगे दूसरा सेमिनार हम जब भी हिरेन जी, तो उसमें ये ज्यादा इसमें इम्पैक्ट देगा। 5, 4, 3, 2, सबको ज्यादा टाइम चाहिए लगता है। Please take your time. I will give you more 5. 3, 2, 1. Thank you all. So once again, I thank you all the attendees who have attended this program. I thank Hiren sir, I thank Premal sir, I thank Raj sir for this wonderful opportunity and a great informative session on income tax rate. I guess all the participants have learned a lot.
Thank you, Hiren sir. Please, any All panelists, please be there Raj bhai. only. All panelists, please be there only Raj. after the. Hello. Thank you. Yeah, Raj, you can carry on the vote of thanks, Raj. Hello, Yes, sir. everyone. We heartily thankful to all of you for your valuable time. We are thankful to BNI platform, especially ED Kashyap Chotai sir and support ambassador Premal sir for providing this platform to us. We are extremely thankful to Mr. Ketan Bhai Parekh of GV Jewellers, Vijay Bhai Shuru of Pina Jewellers, and Mr. Jayesh Bhai from Blue Planet. And last but not the least, our own Nirav Bhai Goel. Thank you so much all for this Welcome. help and support. Very much. Thank you all. Yeah. Thank you. Yes, Premal bhai, we can close it. Yes, Premal bhai. Done it.